नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम मारुति सुजुकी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर भारी तेज़ी की पूरी तैयारी नज़र आती है। तो मेरी एनालिसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले कंपनी के ईवी प्लान्स को जान लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक नज़र आता है तो कंपनी उसके बारे में क्या कर रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी के चेयरमैन ने बताया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्री में 2025 के बाद ही बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 10,000 पीस पर मंथ हम बेच पाए। इतनी ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए, तब हम सेल करना ज़्यादा पसंद करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फ़िलहाल ईवी इकोसिस्टम में जैसे कि बैटरीज है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ये सब कुछ अदर पार्टीज़ के द्वारा किया जाता है। तो कंपनी के खुद के हाथों में कॉस्टिंग नहीं रहती है और फिलहाल फ्यूल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कंपनी का फोकस आपको सीएनजी ऑफरिंग्स पर ज़्यादा नज़र आता है। बहुत से सीएनजी वाले मॉडल्स पर कंपनी फोकस करती हुई नज़र आती है। इन्होंने ऐसा भी बताया कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो कि ज़्यादा सेलेबल हो, ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मारुति के प्रोडक्ट्स आए हैं, जितने भी मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए, उनकी सिग्निफिकेंट डिमांड आपको दिखाई पड़ती है। तो बेसिकली इनका कहना है कि वॉल्यूम में काम करना चाहते हैं। फिलहाल आपको ईवी में ज़्यादा वॉल्यूम्स नज़र नहीं आते हैं और मारुति हमेशा से वॉल्यूम पर फोकस करता है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में काम करने वाली कंपनी आपको दिखाई पड़ती है। तो इनका मानना है कि 2025 के बाद ही आपको कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक व्हीकल में नज़र आएगा। इन्होंने ये भी बताया कि जो लास्ट डिसीजन रहने वाला है वो तो जो इनकी पेरेंट ग्रुप है सुजुकी, जापान से ही डिसीजन आने वाला है। तो ये तो हो गया कंपनी का क्या व्यू है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, फिलहाल क्या चल रहा है। फिलहाल इनके कुछ नंबर्स जान लेते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो पैसेंजर व्हीकल से 83.9% का रेवेन्यू आता है, स्पेयर पार्ट्स, डाइज एंड मोल्ड से कंपोनेंट से 10.8%, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 5.4% का है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप इंडिया से मेन आता है 93.1% और बाकी का 6.9% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% का है, जो कि 5 ईयर एवरेज से बहुत ज़्यादा नीचे है। आरओसी 9.5% है, जो कि 5 ईयर एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे नज़र आती है, हाफ हो चुकी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको 6% नज़र आता है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से आपको क्लियरली नीचे नज़र आ रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है, 0.01 का डेट टू इक्विटी है, तो ये एक अच्छी बात नज़र आती है। तो यहाँ पर फंडामेंटल रेशियोज तो क्लियरली आपको डिक्लाइन होते हुए नजर आए हैं, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से ओवरऑल ये अच्छी खासी सिचुएशन में कंपनी दिखाई पड़ती है। रीज़न क्या है, 2018 के बाद ऑटो सेक्टर्स में बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बहुत सारी कंपनीज तो लॉस में आ चुकी है और अभी भी लॉस में ही दिखाई पड़ती है। तो उनका आरओई, आरओसी सब कुछ नेगेटिव में चल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तो है ही नहीं, माइनस में चल रहा है, क्योंकि कंपनी अभी तक लॉसेस करती आ रही है। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी एटलीस्ट प्रॉफिट कर रही है, ये एक ओवरऑल पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई पड़ती है। लेकिन सरप्राइजिंगली मार्केट का व्यू हमेशा क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। मार्केट को कम होता हुआ लॉस ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू कम होता हुआ प्रॉफिट। मार्केट देखती है ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो आगे भी कम हो सकता है, लेकिन लॉस कम हो रहा है तो लॉस कम होते होते आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। ये एक मार्केट का ट्रेंड है जो कि मैंने यहाँ पर नोटिस किया है। तो आगे बढ़ते हुए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 56% की, जो कि अच्छी खासी है। म्यूचुअल फंड के पास 7.5% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8.5%, FIS के पास भी 22% से ज़्यादा का हिस्सा है और रिटेल कैटेगरी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती है, यहाँ पर 5% का इन्वेस्टमेंट है। उसका एक रीज़न तो यही हो सकता है कि ये ज़्यादा फेमस स्टॉक नहीं है। फेमस स्टॉक तो है लेकिन ज़्यादा यहाँ पर सस्ता स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, जो चीप स्टॉक नहीं है, पेनी स्टॉक नहीं है। थोड़ा सा हाई टिकट प्राइस आपको दिखाई पड़ता है, 4,000 5,000 और फिलहाल तो ये 8,000 पे चल रहा है, तो महंगा प्राइस है। इसीलिए भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ज़्यादा निवेश करना कई बार पसंद नहीं करते। वॉलेटाइल भी ज़्यादा नहीं है, स्लोली मूव करता है, बहुत फास्ट रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। ये एक रीज़न हो सकता है कि रिटेल कैटेगरी यहाँ पर क्यों निवेश नहीं कर रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार कम होता हुआ नजर आया है। पिछले 3 सालों से रेवेन्यू भी कम हुआ है और प्रॉफिट भी आपको कम होता हुआ नजर आता है, तो ये फाइनेंशियल ट्रेंड तो क्लियरली अच्छा नजर नहीं आता।
2,26,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 53 का पीई रेशियो है, 8,050 का लास्ट ट्रेड प्राइस दिखाई पड़ता है, जो कि आज ही हमें 7% भागता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। 6,700 के लेवल से 8,000 प्लस के लेवल्स देखने को मिले। अगर 6 महीने के बारे में बात करें तो शुरुआत भी वहीं से हुई थी, 6,700 से ऊपर गया, 7,500 से वापस ये सेम लेवल पर आ गया था। अगर 1 साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर वापस अपने हाई तक पहुँच गया है, 8,000 के लेवल को टच करके ये वापस नीचे आया था और 2021 में हमें क्लियरली पता चलता है कि जीरो रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं या फिर मार्जिनली 2-3% के रिटर्न्स आपको 2021 में दिखाई पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट 11 महीने हो चुके हैं, 11 महीने में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। वीकली चार्ट पर देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 10,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, जब यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट हो रही थी ऑटो सेक्टर में। जब से ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम देखने को मिली तो ये स्टॉक भी हमें 10,000 से नीचे आकर 6,000 तक आता हुआ नजर आया और 6,000 एक्चुअली एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह नजर आया था। 2020 मार्च क्रैश में ये स्टॉक ने 6,000 का लेवल भी तोड़ दिया, 4,000 पे सपोर्ट लिया, तेजी आई, 8,000 तक गया और बाद में वापस कॉन्सोलिडेट होता हुआ नजर आया और वापस अभी 8,000 पे पहुंच चुका है। तो क्लियरली स्टॉक में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हुई है, यहां से डबल ट्रिपल हो गया, फिर से गिरावट हो गई, ऐसा कुछ ज्यादा यहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। एक रेंज बाउंड स्टॉक है। अगर ये मार्च का जो मूवमेंट आप निकाल देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिएक्शन था, तो ओवरऑल स्टॉक आपको एक कॉन्सोलिडेटिंग जोन में दिखाई पड़ता है और फिलहाल यहां पर आपको एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जिसके ब्रेकआउट जोन के करीब ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया है। आप देख पाएंगे कि पहले भी कोशिश की थी 8,000 के लेवल को तोड़ने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और पूरा 2021 कंसोलिडेशन में निकाल दिया है। लेकिन फिर से हमें ये तैयारी करता हुआ नजर आता है कि स्टॉक में वापस हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर ये लेवल टूट जाता है, अगर ये 8,000 के लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो हमें 10,000 ही नहीं 12,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 10,000 अपना पुराना एक ऑल टाइम हाई था, एक रेजिस्टेंस था, तो वहां पर स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। लेकिन हेड एंड शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर 12,000 का टारगेट दिखाई पड़ता है। अब ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा पहला शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा शोल्डर। तो ये जो डिस्टेंस होता है उसे कैलकुलेट करना है। ये 4,000 पॉइंट का है, ये 4,000 है, ये 8,000 है, तो डिफरेंस है 4,000 का। तो 8,000 प्लस 4,000 तो ये होता है 12,000 का लेवल। तो 10,000, 12,000 ये सारे लेवल्स हमें चार्ट पे इजीली एक्सपेक्टेड दिखाई पड़ते हैं अगर ये लेवल हमें 8,000 लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आता है। ये हो गया टेक्निकली। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नो फंडा मिक्स करके बात करते हैं। तो क्या कंपनी में हमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी की जो ईवी की हालत नजर आती है, फिलहाल तो एक्चुअली कोई हालत ही नहीं है। यहाँ पर प्लान्स आपको 2025 के बाद के हैं, जबकि टाटा मोटर्स लीड कर रहा है। टाटा मोटर्स में आपको एक इकोसिस्टम बनता हुआ नजर आया। इनके चेयरमैन जो कह रहे थे कि इकोसिस्टम में प्राइसिंग जो है अदर पार्टीज के पास है, लेकिन टाटा ने अपने अलग अलग कंपनीज को मिलाकर एक खुद का इकोसिस्टम बना लिया है। बैटरीज भी अपनी है, लिथियम उसमें डालते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होने वाला है और व्हीकल्स भी अपनी है। तो ऑफ कोर्स टाटा इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आए, जो कि उसके शेयर में भी हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो क्या मारुति में निवेश नहीं करना चाहिए? तो अगर ऑफकोर्स आप एग्रेसिव हैं तो आप टाटा मोटर्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि सिर्फ एग्रेसिव शेयर्स नहीं रखने चाहिए, कंजर्वेटिव होना भी थोड़ा सा जरूरी होता है। पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो सिर्फ रिटर्न्स के बारे में नहीं सोचते, रिस्क के बारे में सोचकर आपको सेफ्टी भी रखनी पड़ती है। तो पैसेंजर व्हीकल में वैसे भी बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है, वहां पर मेरे दो एक स्टॉक है, जो कि पहला है मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स, जिसमें पहले से आपको बताते आ रहा हूं। टाटा मोटर्स को पहली बार 125 पे कवर किया था, उसने तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मारुति को जब हमने कवर किया था तब ये शायद 6-6,500 का था। यहां पर ज्यादा रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूं। टाटा मोटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, वो एग्रेसिव था, उसका परफॉर्मेंस होना ही था, वो सोचकर ही लिया था। लेकिन मारुति का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि एक कंजर्वेटिव बेट था। तो पैसेंजर व्हीकल्स में ये मेरे दो पिक्स होते हैं, एक टाटा मोटर्स हो गया और एक मारुति सुजुकी हो गया। टाटा मोटर्स को मैंने जब चूज किया था उसका रीजन था कि इनका पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, इन तीनों को एक साथ ही कवर किया था। तो ये सोचकर वहां पर एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होराइजन दिखाई पड़ता था, एक अच्छा
व्यू दिखाई पड़ता था। और मारुति में मेरा जो अभी भी व्यू है और पहले भी व्यू है वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। मेरा व्यू है कि ये स्टॉक वॉल्यूम पे काम करता है, कंपनी का मेन फोकस हमेशा वॉल्यूम पे रहा है, वो सस्ते प्राइस पे एंटर होता है। इनकी जो गाड़ियां होती है सस्ते प्राइस वाली होती है, जो कि इंडियन मिडिल क्लास को टारगेट करती है, और ये वॉल्यूम्स में काम करते हैं। इनका जो मार्केट शेयर है आज भी आपको बहुत ही ज्यादा नजर आता है। तो ये एक मेरा व्यू पॉइंट है कि जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इनके लॉन्च होंगे तो ऐसे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होंगे कि नया होने के बावजूद इंडियन मिडिल क्लास को ये टारगेट कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाएंगे। तो यहां पर इस प्रकार से मेरा व्यू है। तो अभी स्टॉक में करना क्या चाहिए, ऑफ कोर्स आप बहुत लोग तो बोर हो चुके होंगे यहां पर, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि मेरा व्यू क्या है खरीदारी से रिलेटेड। तो यहाँ पर कई बार मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किया था 7000 के लेवल पर, जब ये सपोर्ट के आसपास चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी कि अगर ये 7000 का सपोर्ट तोड़ भी देता है तो हम बहुत जल्दी एग्जिट भी हो सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो चुकी है। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करते हैं और बाय चांस ये ब्रेकआउट नहीं होता है, ये सस्टेन नहीं होता है, वापस नीचे आ जाता है, तो बहुत टाइम के लिए आपको लॉस देखने को मिल सकता है, वापस ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक आपको सस्टेन होता हुआ नजर आता है, स्टॉक अगर 8000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो आप यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। इजीली हमें यहाँ पर 10,000 के लेवल्स और उसके बाद जिस प्रकार से प्राइस एक्शन होता है 12,000 के लेवल्स भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।